डियर स्टूडेंट, तो आज हम एक यहाँ पे बहुत बढ़िया सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल्स। कल तक हमने फॉर्मूले डिराइव किए और आज कल जो मैं बोल रहा था ना, चुटकी चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो इसको चुटकी नहीं लगेंगी, इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आगे के जो क्वेश्चन है वो जल्दी जल्दी सॉल्व होंगे। तो आज हम डेंसिटी के ऊपर का एक न्यूमेरिकल देख रहे हैं। आप यहाँ पे न्यूमेरिकल मैंने लिखा हुआ है, तो आप फॉर्मूला देख के उस न्यूमेरिकल को देख सकते हो। ये देखो, बच्चे को टेंशन आ गया, ठीक है। न्यूमेरिकल बोला तो वैसे भी हमारे दिमाग को टेंशन आ ही जाता है, ठीक है, डोंट वरी, लेकिन मैंने पढ़ाने के बाद थोड़ा कम हो जाएगा। व्हेन गोल्ड क्रिस्टलाइज, अभी चलो गोल्ड की बात हो रही है, गोल्डन की बात हो रही है। इट फॉर्म्स फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ध्यान में रखो बच्चों, बोर्ड का अगर न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे उसका गिवन डाटा। अब जब हम उसका गिवन डाटा लिखते हैं तो ये गिवन डाटा में सबसे पहले टाइप ऑफ यूनिट सेल आप देख सकते हो यहाँ पे, टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो कौन से टाइप का यूनिट सेल है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एफसीसी। तो एफसीसी स्टैंड्स फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। उसके बाद एज लेंथ, उसने खुद दी हुई वैल्यू यहाँ पे एज लेंथ की, और हम यहाँ पे डिनोट करेंगे एज लेंथ को। एज लेंथ को हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए से, और इसकी वैल्यू दी है 408 पिकोमीटर। और हमें डेंसिटी निकालनी है बच्चों। और डेंसिटी अगर आपको पता है ना बच्चों, डेंसिटी जो होती है ना, डेंसिटी का यूनिट आपने अगर सुना होगा तो ग्राम पर ml या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब ऐसा रहेगा। पिकोमीटर क्यूब वगैरह कभी रहेगा क्या? नहीं। और इसलिए यहाँ पे वैल्यू क्या में दी है? पिकोमीटर। तो पिकोमीटर का कन्वर्शन हमें मीटर में करना पड़ेगा या सेंटीमीटर में करना पड़ेगा, इसलिए पहले हम ये पिको को निकाल देते हैं। अब पिको, डू यू नो द पिको? पिको 10⁻⁻12, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे लिया है 408 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। अब हम मीटर में नहीं सेंटीमीटर में करेंगे, क्योंकि हम डेंसिटी निकालने वाले हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। और इसीलिए हमारा बचपन का कॉन्सेप्ट है 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो ये है हमारा 408 इंटू 10⁻⁻12, और 1 मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच सेंटीमीटर? 100 मतलब 10⁻², एंड सो दैट वैल्यू बिकम्स 408 10⁻⁻12 10⁻+2 कितना हो गया? 10⁻−10। सो 10⁻−10 ये हो गया अभी सेंटीमीटर। ये हो गई हमारी ए की वैल्यू। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। इसके लिए आपको लॉग टेबल लेके बैठना पड़ेगा बच्चों। लॉग टेबल निकाल के जल्दी जल्दी आंसर सबको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ये हो गया हमारा ए। अब हमें क्या निकालनी है? ये एज लेंथ दिया है, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द गोल्ड। अब हमारा कॉन्सेप्ट है डेंसिटी, जो निकालना है उसका क्या लिखना है बच्चों? हमेशा फॉर्मूला। बस एक ही कॉन्सेप्ट, जो निकालना है उसका क्या लिखेंगे? फॉर्मूला। तो बाद में लिखेंगे। और हमें क्या दिया है? मोलर मास। मोलर मास दिया हुआ है किसका? गोल्ड का। मोलर मास को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, और उसकी वैल्यू दी है 197 ग्राम पर मोल। दिस इज द वैल्यू ऑफ मोलर मास ऑफ दैट। अब अगर ये मोलर मास की वैल्यू है 197 ग्राम पर मोल, अब हम थोड़ा आगे चलेंगे। ये आ गई डेंसिटी की वैल्यू। अभी हमें डेंसिटी निकालनी है। अब सबसे पहले जो निकालना है उसका फॉर्मूला लिखते हैं। क्या निकालनी है? डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास है, उस दिन हमने डिराइव किया था, n इंटू एम अपॉन NA इंटू ए क्यूब। अगर आपको याद है तो, है ना, n। तो यहाँ पे n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल। अभी हमें टाइप ऑफ यूनिट सेल दिया है एफसीसी, और हमने बहुत बार देखा है बच्चों एफसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल। अगर बोर्ड का क्वेश्चन है तो थोड़ी लेंथ तो बढ़ानी पड़ेगी, और लेंथ बढ़ाने के लिए हम इसको थोड़ा डिटेल में लिखेंगे। फॉर एफसीसी क्या होगा रे बच्चों? फॉर एफसीसी क्या रहेगा? नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल 8 इंटू 1/8 प्लस यहाँ पे फेस सेंटर के रहते 6 इंटू 1/2, दैट इज 1 + 3 इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास आ गई n की वैल्यू। कितनी आ गई? 4। अब ये n की वैल्यू 4 है। चलो एक वैल्यू अभी हमें मिल गई। m इज द मोलर मास, इसकी वैल्यू भी हमें गिवन है ना। अब n की वैल्यू है, m की वैल्यू है। Na तो बच्चा जानता है, इट इज द विच नंबर? अवोगाड्रोज नंबर। और अवोगाड्रोज नंबर क्या है बच्चों? अवोगाड्रोज नंबर
नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23। ये हो गया कौन सा नंबर? अवोगाड्रोस नंबर। और ये है कौन? ए क्यूब। अब हमें वैल्यू तो काय की दी है बच्चों? ए। अब हमें वैल्यू काय की निकालनी है? ए क्यूब। तो अगर हमें ए क्यूब की वैल्यू निकालनी है तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा? देखो एन की वैल्यू पता है, एम की वैल्यू पता है, एन ए की वैल्यू भी पता है, लेकिन काय की वैल्यू नहीं पता? ए क्यूब की। तो ए क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो 40 कितना है 8 इंटू 10⁻⁻30, इसका हमें यहाँ पे बहुत बढ़िया सा क्या लेना पड़ेगा बच्चों? क्यूब। अब अगर हम इसका क्यूब लेंगे तो मैंने पहले ही क्यूब कर दिया, ठीक है। तो 10⁻⁻10 का क्यूब क्या हो गया बच्चों? 10⁻⁻13। और ये ए क्यूब है, ये सेंटीमीटर में था तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। और अभी 408 का क्यूब हमें करना है। अब 408 का क्यूब कैसे करेंगे ध्यान दो, ठीक है। 408 का अगर हमें क्यूब लेना है तो हमें क्या करेंगे? इसका लॉग ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू लॉग ऑफ 408, है ना। तो लॉग ऑफ 408 कैसे निकालेंगे? अब इसका काम हो गया ये कन्वर्शन का, तो इसको गायब कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा बताइए? 3 इंटू लॉग ऑफ 408 कितने डिजिट बाद? जिसको लॉग नहीं निकालते हैं ना मेरे को कमेंट करना, मैं लॉग के ऊपर एक वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। चलो अभी आप ऐसा समझते हो, आप 12th के बच्चे हो। तो ये 408 है, तो कितने डिजिट बाद पॉइंट है? 3। जितने डिजिट बाद पॉइंट है उसमें से 1 माइनस करना, तो 3 - 1 2 पॉइंट आ गया। अब यहाँ पे क्या है? 40 का 8 में लॉग देखेंगे बच्चों। चलो देखो बताओ क्या होना चाहिए 40 का 8 में? 6107, ये हो गया इसका लॉग। अब 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे भी हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा कितना होगा? 21। 3 इंटू 1 3, 6 3 जा 18, 1 कैरी, 3 2 जा 6 + 1 7। ये आ गई वैल्यू 7.8321। ये किसकी वैल्यू हो गई रे बच्चों? ये वैल्यू हो गई किसकी? ये ए क्यूब की वैल्यू नहीं हुई, ये अभी उसके लॉग की वैल्यू हुई। हमें लॉग की वैल्यू नहीं चाहिए, सिर्फ ए क्यूब की वैल्यू चाहिए, इसलिए हमें दोनों साइड से क्या लेना पड़ेगा? एंटी लॉग। और इसीलिए हम इस वैल्यू का क्या लेते हैं? एंटी लॉग। तो इसका एंटी लॉग देखेंगे बच्चों। अब कैसा देखेंगे एंटी लॉग? पॉइंट के पहले का जो नंबर है वो नंबर आपको क्या करना है? 7 है, तो उसको आपको हमेशा 10 के पावर में लिखना है। पॉइंट के पहले 7 है इसलिए 10 के पावर में लिख दिया। उसके बाद पॉइंट के बाद के 2 डिजिट का 3rd डिजिट में क्या देखेंगे? लॉग। और 4th डिजिट में क्या देखेंगे? मीन डिफरेंस, ठीक है। एंटी लॉग मत देखना, ठीक है। सॉरी, हम एंटी लॉग देख रहे हैं बच्चों। तो पॉइंट के पहले के 2 डिजिट का 3rd डिजिट में एंटी लॉग और नेक्स्ट डिजिट में मीन डिफरेंस। तो कैसा हो गया? 83 का 2 में एंटी लॉग देखिए, चलो जल्दी। 83 का 2 में एंटी लॉग देख के 1 में मीन डिफरेंस देख के दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा उसका एंटी लॉग? 6794, 6.794। जो भी आंसर आएगा उसको एक डिजिट बाद पॉइंट। तो हमने 83 का 2 में एंटी लॉग, 1 में मीन डिफरेंस, दोनों को ऐड किया। जो वैल्यू आई वो हमने यहाँ पे लिख ली और एक डिजिट बाद क्या दे दिया? पॉइंट। और ये 10⁻7 आ गया। तो ये हो गया हमारा क्यूब। किसका क्यूब हो गया? ये हो गया ए क्यूब। सो वी हैव दिस इज द वैल्यू ऑफ ए क्यूब। ये आपने सब लिखा होगा। अब हम डायरेक्ट पुट द वैल्यू, गेट द आंसर करते हैं, ठीक है। तो ये सारा हटा देते हैं, आपने लिख लिया होगा। चलो अभी हम डेंसिटी का फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। बोलो नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल कितने हैं? 4। मोलर मास उसने दिया है, कितना दिया है रे? 197 ग्राम पर मोल। उसके बाद Na की वैल्यू क्या होती है? 6.022 इंटू 10⁻23। और ए क्यूब की वैल्यू निकली हुई है, कहाँ है रे ए क्यूब की वैल्यू? हाँ ये इधर है, 6.794। यूनिट क्या है इसका? 10⁻7। यूनिट क्या है? यूनिट क्या है? देखो ये आ गया अभी हमारा ए क्यूब। अब ए क्यूब की वैल्यू को, ये 408 का क्यूब है, इसको क्या था? 10⁻⁻30, 10⁻⁻30। और ये था सेंटीमीटर क्यूब में, ये था ग्राम पर मोल में। ये नंबर ऑफ पार्टिकल है तो कुछ नहीं था। अब क्या होगा? अभी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये जो है ये अपॉन ये मतलब मोल ही हो जाता है वो।
तो मोल कैंसिल हो जाएगा। अभी इसको सॉल्व करते बच्चों, पहले पावर को देखो, 10⁻⁷ और 10⁻⁻30 क्या हो जाएगा, -30 + 7 -23, और ये -23 और ये +23 क्या हो गए, कैंसल। तो ये पूरा पावर क्या हो गया यहाँ पे, कैंसल। अब जो बचे हैं उसको सॉल्व कर लेते। अभी हम क्या करेंगे, पहले न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 4 जा 28, 2 कैरी, 9 4 जा 36 + 2 38, 3 कैरी, 9 4 × 1 4 + 3 7, ठीक है। आप देख सकते हैं 788, चेक कर लेना एक बार। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 × 6.794, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और जो आंसर आएगा वो रहेंगी डेंसिटी इन g/cm³। ये लॉग का कैलकुलेशन है, आप इजीली घर पे कर सकते हो, ठीक है। और इसका कैलकुलेशन करके आप एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों, समझ गए आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमने कल पढ़े थे। हमारे जो टॉपिक्स थे बच्चों कि हमने कल देखा था नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल जितने होंगे, कल हमारा ग्रेट कॉन्सेप्ट था बच्चों, क्या था ग्रेट कॉन्सेप्ट, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल उतनी ही कौन सी वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और जितनी ऑक्टाहेड्रल उसके डबल टेट्राहेड्रल। यह कॉन्सेप्ट हमने कल पढ़ा था। वंस मोर, क्या कॉन्सेप्ट था बच्चों, जितनी ऑक्टाहेड्रल उसके डबल टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो चलो, आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ गया होगा। किसी को कोई डाउट है तो जरूर पूछ लेना। अब हम चलते हैं आगे के क्वेश्चंस की तरफ। अब आगे के क्वेश्चंस की तरफ चलने के पहले हमें इसको मिटाना पड़ेगा और आगे के क्वेश्चंस लाने पड़ेंगे, ठीक है। और यह आ गया छोटू आगे के क्वेश्चन लेके, ठीक है। तो देखो, इसको भी बहुत बड़ा टेंशन है, न्यूमेरिकल है तो टेंशन ही रहता है ना, तो टेंशन को भी दूर करते, चुटकी चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व करते। अभी ये क्वेश्चन तो है एंट्रेंस, सॉरी बोर्ड के, लेकिन हम एंट्रेंस जैसा सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन को देखते हैं और उसमें गिवन डाटा लिखते हैं। मैंने बोला ना, कर ऐसे चुटकी चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व होंगे कल के कॉन्सेप्ट पे। चलो एक बार सब बोलेंगे, क्या कॉन्सेप्ट है बच्चों, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है सबको बच्चों, आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल जितने रहेंगे उतनी ही कौन सी वॉइड रहेंगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी रहेंगी, 2 × नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये क्वेश्चन आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें, ठीक है। चलो अभी ये हो गया अपना कॉन्सेप्ट, यही है ग्रेट कॉन्सेप्ट, और अकेला ये कॉन्सेप्ट क्या करेगा, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, ठीक है। चलो चलते, देखो क्या है, द कंपाउंड मेड अप ऑफ एलिमेंट C and D। इस भाई ने बताया है कि हमारे पास एक कंपाउंड है जो कैसे कैसे बना है, C और D ये दो एलिमेंट से बना है। क्रिस्टलाइजेशन FCC, उसने बोला कि उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो कौन से टाइप का है, FCC। FCC है मतलब, इसका मतलब क्या है जी बच्चों, पार्टिकल्स कहाँ कहाँ रहेंगे, कॉर्नर पे रहेंगे और फेस के सेंटर में रहेंगे, बराबर। फेस सेंटर एटम C आर प्रेजेंट एट कॉर्नर, उसने खुद बोला है, यहां बोला है, यहां क्या बोला है, C कहां पे रहता है, सिर्फ कॉर्नर। तो कॉर्नर पे कौन है जी, C है, C है ना। और हमने हिसाब देखा था, चलो हिसाब बताइए, कॉर्नर के पार्टिकल का क्या हिसाब है, 8 × 1/8 = 1, बराबर। और फिर C इधर है, C कॉर्नर ऑफ द क्यूब, एंड एटम D आर प्रेजेंट एट द विच सेंटर, फेस सेंटर ऑफ द क्यूब। फेस सेंटर का हिसाब बोलेंगे जी, D है, पहले तो बोल देना कि D है, चेक कर लेना, क्या बोलो फास्ट, 6 × 1/2 = 3। तो हमारे इस क्यूब में C कितना है, 1, D कितना है, 3। तो फॉर्मूला हो गया CD3, आ गया आंसर, ठीक है। तो यही तो पूछा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, हो गया आंसर, क्या है आंसर, CD3, हो गया। डू यू अंडरस्टैंड, हो गया ना, चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व, ये है अपने कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो बस ये हो गया बोर्ड का क्वेश्चन, थोड़ा डिटेल में लिख देना, बस हो गया विषय खत्म। एंट्रेंस का तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा। और नॉट ओनली ऑफ दिस फिजिकल केमिस्ट्री, वी हैव द नंबर ऑफ टॉपिक्स, ठीक है, जिसके आंसर ऐसे आते हैं। बस कंडीशन है मेरे कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बच्चों। तो ये हो गया
फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। आशा करता हूँ आपको समझा होगा, बहुत इजी, बहुत लोएस्ट लेवल का क्वेश्चन था। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो जरूर पूछ लेना, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन है उसी टाइप का, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या होगा। अ कंपाउंड इज फॉर्म बाय टू एलिमेंट्स, फिर से आ गया। कौन से दो एलिमेंट्स है? एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। अब ये है ए और बी बताया उसने, ठीक है, अच्छा है। द एटम बी ऑफ द एलिमेंट बी फॉर्म्स द CCP स्ट्रक्चर। CCP, व्हाट इज CCP? क्यूबिक क्लोथ्स पैकिंग, ठीक है। क्यूबिक क्लोथ्स पैकिंग मतलब इसके जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल होंगे। क्यूबिक क्लोथ्स पैकिंग हमारे पास तीन है, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। कोई भी लो, ठीक है। तो इसने बनाया है, सिंपल है तो ये सिर्फ कॉर्नर पे है। बॉडी सेंटर है, कॉर्नर पे भी यही है और बॉडी के सेंटर में भी यही है। फेस सेंटर लेंगे तो कॉर्नर पे भी यही है और फेस के सेंटर पे भी यही है, ठीक है। तो आप कोई भी ले लो, हम FCC कंसीडर करते हैं। तो FCC के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल कितने हैं? 4। मतलब एक यूनिट सेल में बी के कितने रहेंगे? 4। और अभी हमारा कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड and number of tetrahedral void is equals to 2 into number of octahedral void। तो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल कितने हैं? 4 है ना, 4। तो नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल 4 है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितनी? 4। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी रहेंगी? 8। हो गया, एक बात तो क्लियर हो गई बच्चों। अब क्या बोल रहा है ये? एटम बी फॉर्म द एवरी एलिमेंट ऑफ CCP, मतलब जो क्यूबिक है उसका सब जगह कौन रहेगा? बी। मतलब पोजीशन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन रहेगा? बी, उसके अलावा कोई नहीं। और उसमें वॉइड्स रहेंगी, 2 टाइप की वॉइड्स रहेंगी, कल ही हमने देखी है। एटम ए ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड। उसमें जितनी भी टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड है उसके कितना? 1/3 है ना। कितनी है जी टेट्राहेड्रल? 8। उसके कितना? 1/3 है ना। 8 के 1/3 कौन हो गई? 8/3 है ना। 8 के, जैसे मैं बोलता 100 के 1/3 कितना हो गया? 9 के 1/3 कितना हुआ? 3। कैसे निकालते हो आप? 9 into 1/3 है ना। तो उसी तरह इसका 1/3 कितना हो गया? 8/3। 8/3 किसने ऑक्यूपाई की है? ए ने। तो जब बी कितने रहेंगे जी? कितने रहेंगे बी? 4। तो ए कितने रहेंगे? 8/3 बराबर। और इसीलिए हमें अभी फॉर्मूला निकालना है। ए कितने हैं? 8/3 और बी कितने हैं? 4। कॉमन डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो। इसको डिवाइड किया पहले 4 से, तो 4 से डिवाइड किया तो क्या होगा? ए 2/3 और ये कितना होगा? बी 1। अरे 4 से डिवाइड किया ना, 8/4 2, 3 जैसा के वैसा, 4/4 1। अब ये फॉर्मूला हो गया A2B1 मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 कैंसल, तो कौन बचेगा? A2। और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो B3। तो फॉर्मूला इज A2B3। ये आ गया जी चुटकी में आंसर। डू यू अंडरस्टैंड? तो इस तरह हम इसके ऊपर के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक, बहुत बढ़िया से टॉपिक है क्या? कोऑर्डिनेशन, सॉरी क्या कोऑर्डिनेशन नंबर, और कल जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े उस कॉन्सेप्ट के ऊपर के न्यूमेरिकल्स है और चुटकी में आते हैं। और JEE नीट CET सारे एग्जाम्स में आते हैं बच्चों, ध्यान में रखेंगे इसको अच्छे से। तो ये हो गया अभी हमारा A और B। चलो और थोड़ा आगे चलते हैं। हो गया? आशा करता हूँ समझ गया होगा। लिख लिया है आपने? चलो वेरी गुड, ठीक है। अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इसमें क्या पूछा है आपको? नियोबियम फॉर्म BCC स्ट्रक्चर। ये अभी डिटेल वाला क्वेश्चन है, तो ये भी एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। नियोबियम फॉर्म्स BCC स्ट्रक्चर। व्हाट इज BCC? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बराबर। अभी
बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको मैं एंट्रेंस के तरीके से सॉल्व करके देता हूँ थोड़ा शॉर्ट में, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ BCC, व्हाट इज BCC? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट स्ट्रक्चर। तो टाइप ऑफ यूनिट सेल क्या हो गया बच्चों? BCC। उसके बाद टाइप ऑफ यूनिट सेल BCC हो गया, तो BCC के नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल कितने हुए? 2। क्या हिसाब है? 8 इंटू 1/8 प्लस 1। 8 इंटू 1/8 कितना हो गया? 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 2। ये हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल। अब क्या हुआ? डेंसिटी ऑफ नियोबियम इज, डेंसिटी दी हुई है, क्या है बच्चों डेंसिटी? 8.55 यूनिट है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गई डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। एंड द लेंथ ऑफ यूनिट सेल एज लेंथ, तो एज लेंथ की भी वैल्यू दी है, कितनी है? 330.6 यूनिट है पिकोमीटर। तो हाउ मेनी एटम्स and unit cells are present in 0.5 ग्राम ऑफ what? यह है गिवन मास। गिवन मास कितना दिया है? 0.5 ग्राम ऑफ नियोबियम NB। इसका हमें क्या दिया है? गिवन मास दिया है। तो उसमें उसने पूछा है कितने एटम्स रहेंगे और कितने यूनिट सेल्स रहेंगे, बराबर। तो अभी हमें पता है बच्चों कितने एटम्स और कितने यूनिट सेल अगर हमें निकालने हैं, ठीक है, कितने ग्राम में? 0.5 ग्राम। तो इसने हमें तो ऑलरेडी बताया है कि इट इज़ द विच टाइप ऑफ यूनिट सेल। हाँ, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारा एक कॉन्सेप्ट है बच्चों, हमें अगर मोलर मास पता रह गया, हमारा एक बचपन का कॉन्सेप्ट है, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन हाउ मेनी पार्टिकल? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स उतने रहेंगे। अभी हमें 1 मोल इज इक्वल टू विच मास? मोलर मास। मतलब उसका जितना मोलर मास होगा उसमें इतने पार्टिकल रहेंगे। अब मोलर मास अगर मैं समझता हूँ कि इसका मोलर मास 10 ग्राम है, तो 10 ग्राम में इतने, तो 0.5 ग्राम में कितने? इतने के लिए इतना, तो इतने के लिए कितना। बस वो कॉन्सेप्ट लगा कि हम इसके क्या निकाल सकेंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। लेकिन हमें क्या पता होना चाहिए? मोलर मास। समझ रहे हो बच्चों? क्या पता चाहिए आपको? मोलर मास। और इसीलिए हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा? मोलर मास। और इसीलिए हम डेंसिटी का क्यों निकाल रहे? मोलर मास, समझ गए? तो हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला? N इंटू एम अपॉन NA इंटू A क्यूब। ये हमारे पास फॉर्मूला है। इससे हमें क्या मिलेगा? इसका मोलर मास, बराबर। अब मोलर मास यहाँ पे मिलेगा और फिर मोलर मास, तो क्या आएगा फॉर्मूला? डेंसिटी इंटू NA इंटू A क्यूब अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल, दिस गिव्स यू मोलर मास, बराबर। अब इस मोलर मास की मदद से हम क्या निकालेंगे? तो ये मोलर मास हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये मोलर मास, डेंसिटी की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है? 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद इसकी वैल्यू गिवन है 6.022 इंटू 10⁻23 और A क्यूब की वैल्यू अभी हमें निकालनी पड़ेगी। वही मेथोडोलॉजी है जिससे आप किसकी वैल्यू निकालेंगे? A क्यूब, बराबर। A क्यूब क्या करना पड़ेगा? ये सेंटीमीटर है, तो अभी डायरेक्ट रिलेशन लिख देता हूँ, 330.6 इंटू 10⁻⁻10 बराबर सेंटीमीटर। फिर इसका क्यूब लेंगे और ये होगा 10⁻⁻30 सेंटीमीटर क्यूब। और ये हो गई किसकी वैल्यू? A क्यूब। तो A क्यूब की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, जो भी आएंगी 10⁻⁻30 सेंटीमीटर क्यूब और डिवाइडेड में नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल 2। यहाँ से आपको क्या मिलेगा? उसका मोलर मास। और ये मोलर मास का यूज करके देखो, ये 330 है, 330 का हम क्यूब अप्रॉक्सीमेटली क्या ले सकते हैं? 330 इज क्लोज टू 300 और 300 को मैं क्या लिखूँ? 300 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻²। 3 का क्यूब कितना है? 27। 27 इंटू 10⁻6। इससे थोड़ा ज़्यादा आएगा, ठीक है, इससे थोड़ा ज़्यादा आएगा। तो 10⁻6 या 10⁻7 वगैरह 330 है ना, तो ऐसा कुछ तो भी आएगा। मैं 30 ले लेता हूँ। 30 इंटू 10⁻, क्या हो गया? 6। अब इसको सॉल्व करेंगे हम और इसको अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व करते हैं। कैसा? अप्रॉक्सीमेटली
अप्रॉक्सीमेटली, तो अप्रॉक्सीमेटली आप ब्लॉक टेबल से घर पे मस्त आराम से इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। इससे हमें काय की वैल्यू मिलेंगी, मोलर मास। मैं अप्रॉक्सीमेट सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान रखो। तो ये 30 हो गया, अब 30 ये -30 + 6, तो ये हो गया -24, -24 + 23 कैंसल, तो हो गया -1, -1 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3, समझेगा। अब ये हो गया 3, अब 3 से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा, 3 से अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 6 3 क्या हो जाएगा 18, 6 3 क्या हो जाएगा 18, 18.0 समथिंग। तो 18 को इसको हमने डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया 9, और 9 से इसको मल्टीप्लाई कर रहा है 9 9 जा 8.55, 9 9 जा 81, अरे हो जाएंगे ना 81 अप्रोक्सीमेटली ग्राम है क्या। तो 81 ग्राम ये उसका कौन सा मास आ जाएगा, मोलर मास। तो 81 ग्राम में कितने पार्टिकल है, 6.022 इंटू 10⁻23। तो 0.5 ग्राम में कितने रहेंगे, कौन सा मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना, कौन सा मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप इसका मस्त एक फोटो निकाल लेना है ना, और फोटो निकाल के घर पे मस्त छाप लेना, समझ गए। हाँ, और फिर दूसरे बैच के रहते ही है बुक, उसमें से बढ़िया देख लेना डिटेल वाला, ठीक है। तो क्या हो गया 81 और ये हो गया इतना। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन मार्क, ये हाफ है तो ये कितना हो जाएगा 3.011 है ना। हाँ, फिर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 81 इंटू 10⁻23 तो थाई, इतने क्या आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्या हो जाएंगे इतने टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और ये जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ये जो क्या है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। इन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इतने पार्टिकल है, आपको पता है एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल बैठते हैं, 2। अगर मेरे पास 10 पार्टिकल है तो कितने यूनिट सेल लगेंगे, एक डब्बे में 2 लगते हैं। एक डब्बे में कितने पार्टिकल, यूनिट सेल मतलब डब्बा, तो एक डब्बे में कितने पार्टिकल बैठते हैं, 10, सॉरी कितने 2। तो अपने पास पार्टिकल है 10, तो डब्बे कितने लगेंगे 5। अगर मेरे पास 100 पार्टिकल है, डब्बे कितने लगेंगे 50। तो अगर मेरे पास इतने पार्टिकल है तो डब्बे कितने लगेंगे, मतलब यूनिट सेल कितने लगेंगे, इससे आधे। तो मतलब बाय 2 अगर करेंगे तो आपको क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ यूनिट सेल, बराबर। ये हो गए नंबर ऑफ पार्टिकल, और इस पार्टिकल को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेंगे नंबर ऑफ यूनिट सेल। एंट्रेंस में आंसर आपको नीचे दिए गए रहते हैं, बस ये अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करना है, आंसर को मैच करना है। अगर सारे आंसर्स एकदम पास है तो फिर आपको एक बढ़िया सी बात करनी है, क्या, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना है, ठीक है। सो क्लियर है बच्चों। तो इस तरह आज हमने 4 से 5 न्यूमेरिकल सॉल्व किए, चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। तो ये अगर आपको सॉलिड स्टेट के क्वेश्चंस को चुटकी में सॉल्व करना है तो ये वीडियो जरूर देखना, ठीक है। तो इस तरह हमारे और भी आगे के जो टॉपिक्स है वो टॉपिक्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसमें अच्छे से क्या है कि अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपको उसमें जो भी मॉडिफिकेशन चाहिए उस पर आप कमेंट करिए, उस पर अगर अच्छा लगता है तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी का जो रहेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो थैंक यू सो मच, एंड बाकी का हम कल देखेंगे। शुरुआत होगी सही तो मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में सफलता मिलेगी वही। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए JSM को बड़ी मेहनत के साथ स्थापित किया है मनोज परघन सर ने, जहां बच्चे हंसी खुशी के वातावरण में सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा मन लगाकर पढ़ते हैं। JSM have highly air-cooled digital classroom with advanced seating arrangement. Enthusiastic study environment created by Manoj sir by providing unique great concepts and tricks to learn chemistry. With full library support, and under observation reading room for hard-working students. A detailed and conceptual teaching by well-experienced and dedicated teaching staff. Planning session by educational advisor. Practical knowledge is given to student by performing lab experiments by faculties. Specified dining area for lunch. A specified underground parking for students' vehicles. Students' personal doubt session to have a best result.
special sports and yoga activity to improve students' physical and mental health. With the best medical and engineering selection of JSM in Government NET and IIT College, JSM IIT Medical Hub 2-year integrated program for 11th and 12th physics, chemistry, maths and biology. इसलिए सही शुरुआत करें JSM IIT एंड मेडिकल हब के साथ, जहां एजुकेशन ही है सर्वोपरि।